हमारे दक्षिण भारत यात्रा की शुरुआत होती है ई रिक्शा से और ई रिक्शा पर जैसे ही हम बैठते हैं तो ई रिक्शा वाले भैया हमें ई रिक्शा के फ़ायदे गिनाना शुरू कर देते हैं। इन फ़ायदों को सुनते सुनते हम पहुंच जाते हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर और यहां हमें मिलेगा हमारा एक फ्रेंड, बाकी फ्रेंड मिलेंगे नागपुर रेलवे स्टेशन पर। इसी के साथ हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और हम जाते हैं अपने स्लीपर सीट की ओर और हम पहुंच गए हैं हमारे स्लीपर सीट पर और हमारी रातें कटती हैं लोगों के खर्राटों के बीच। 3 घंटे की ट्रेन की लेट लतीफ़ी के बाद हम पहुंच जाते हैं ऑरेंज सिटी नागपुर, जहां मुझे दिखाई देता है यह केबल वायर ब्रिज। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने रेलवे रिटायरिंग रूम में, जहां हमें एसी और गीजर दोनों की ही सुविधाएं दी गई होती है। इसके बाद हम बैग पैक करके पहुंच जाते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर से हमें मदुरई के लिए ट्रेन पकड़नी होती है। यहाँ हमें यह बात पता चलती है कि हमारी ट्रेन की टिकटें कन्फर्म नहीं हैं, क्योंकि हमने ऑफलाइन टिकटें ली हुई होती है, इसलिए हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं। टीटी द्वारा ट्रेन में सीट उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई जाती है और संपूर्ण ट्रेन पर हमारा अधिकार बताया जाता है कि हमारी ट्रेन की टिकटें कन्फर्म नहीं होती हैं, मगर ट्रेन में मौजूद कुछ भले लोग अपनी सीटें हमारे साथ शेयर करते हैं और जैसे तैसे हम दोपहर में मदुरई रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। मदुरई रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हम अपनी होटल की तलाश चालू कर देते हैं और होटल से फ्रेश होने के तुरंत बाद ही मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को देखने निकल पड़ते हैं। दूर से ही हमें इस मंदिर के भव्य द्वार दिखाई पड़ते हैं। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाई गई है और द्रविड़ शैली में इस भव्य द्वार को गोपुरम कहा जाता है, जो कि मंदिर के चारों ओर बने हुए हैं, जिन्हें क्रमशः उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम द्वार कहा जाता है। इस गोपुरम की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। रात में इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यह है हमारे ट्रैवल गुरु जित्तू भैया मुस्कुराते हुए। इस वीडियो में पहली बार हम सभी एक साथ दिखाई देते हैं। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम पहुंच जाते हैं मुरुगन स्वामी टेम्पल पर। उत्तर भारत में मुरुगन स्वामी को कार्तिकेय भगवान के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पीछे बना हुआ है बालाजी का यह भव्य मंदिर, जिसकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। इसके बाद हम साउथ इंडियन स्टाइल में पेट पूजा करने के बाद निकल पड़ते हैं गांधी मेमोरियल के लिए। गांधी मेमोरियल में कुछ समय बिताने के पश्चात हमें दिखाई देता है रास्ते में यह खूबसूरत मंदिर, जो कि एक विशाल तालाब के बीच में स्थित होता है। बोट की सहायता से इसका एक चक्कर लगाने के बाद हम निकल पड़ते हैं तिरुमलाई नायक पैलेस देखने। इस पैलेस की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। मदुरई की यात्रा करने के बाद हमें यह बात पता चलती है कि पंबन ब्रिज पर रेल परिवहन बंद कर दिया गया है। यह सुनकर रेल द्वारा हमारे रामेश्वरम जाने के सपने पर पानी फिर जाता है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मदुरई बस स्टेशन पर और एसी बस की टिकट कटाकर निकल पड़ते हैं रामेश्वरम यात्रा पर। रेल नहीं तो बस ही सही। अभी आप देख रहे हैं नए और पुराने रेलवे पंबन ब्रिज को। नया पंबन ब्रिज अभी निर्माणाधीन है, जो कि पुराने पंबन ब्रिज के समांतर बनाया जा रहा है। इन दोनों ही ब्रिज की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। यह ब्रिज तमिलनाडु राज्य के मंडपम को पंबन द्वीप से जोड़ती है। पुराने पंबन ब्रिज का निर्माण 1911 में प्रारंभ हुआ और 1915 में इस पर नियमित रेलवे परिवहन प्रारंभ किया गया। 1964 में आए साइक्लोन से यह ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था। 1988 में इस ब्रिज के समांतर सड़क ब्रिज का निर्माण किया गया, जिससे होकर अभी हमारी बस रामेश्वरम की तरफ जा रही है। 2018 में इस ब्रिज में दरार आने के कारण इस पर रेल परिवहन बंद कर दिया गया। 2019 में पुनः रेल परिवहन बहाल कर दिया गया। अभी भी इस ट्रैक के बंद होने के कारण हमें सड़क मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ रही है। पुराना पंबन रेलवे ब्रिज फ्लैग सिस्टम पर आधारित था, जबकि नया पंबन ब्रिज पूर्णतः ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल तकनीक पर आधारित है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा, जिसका 63 मीटर लंबाई वाला स्पान वर्टिकल लिफ्ट अप डाउन होगा, जिसकी सहायता से जहाज़ों को इस ब्रिज के नीचे से गुजारा जा सके। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज कौन सा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद रामेश्वरम में रात गुजारने के लिए हमें यह खूबसूरत गुरुद्वारा मिल जाता है। सुबह सुबह हम निकल पड़ते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखाई देता है रामेश्वरम मंदिर का यह भव्य चमकता हुआ गोपुरम।
इसे देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं समुद्र में डुबकी लगाने। डुबकी लगाने के बाद हमें जाना होता है बाइस कुंड में स्नान करने वाले लाइन में, लेकिन हम गलती से दर्शन वाली लाइन में लग जाते हैं और फिर हम सीधे पहुंच जाते हैं ज्योतिर्लिंग के पास। इसके तुरंत बाद हम कुंड स्नान वाली लाइन में लगकर 22 कुंड में स्नान करने के बाद रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दोबारा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं रामेश्वरम के इस लंगर में पेट पूजा करने के लिए। यहाँ के खाने का टेस्ट लाजवाब होता है। इसके बाद कॉरिडोर में हमें दिखाई देता है यह विशालकाय हाथी। मंदिर से निकलकर कुछ शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस शांत समुद्र तट पर। यहाँ बैठकर मुझे यह एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, हमने बेवजह इसे उलझा रखा है। इस खूबसूरत गुरुद्वारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के बाद हम निकल पड़ते हैं रामेश्वरम के कुछ टूरिस्ट प्लेस के भ्रमण के लिए। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं इस पंचमुखी हनुमान मंदिर में, जहां पर राम सेतु में यूज़ किए गए फ्लोटिंग स्टोन को रखा गया है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहां पर श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर उन्हें राज्य दिलाने का वचन दिया था। धनुषकोडी जाने के रास्ते में हमें दिखाई पड़ता है 1964 में आए भयंकर सुनामी का दिल दहला देने वाला यह मंजर। यह जगह सुनामी से पहले लोगों की उपस्थिति से गुलजार हुआ करती थी। यहाँ पर चर्च, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल सभी की सुविधाएं थी। 1964 में आए साइक्लोन के कारण यहाँ का रेलवे स्टेशन पूर्णतः ध्वस्त हो गया था और एक पूरी ट्रेन सुनामी में बह गई थी। यहाँ पर हमें दिखाई देता है यह छोटा सा हनुमान मंदिर, जहाँ पर राम सेतु में यूज़ किया गया फ्लोटिंग स्टोन रखा गया है। इसके बाद सिंघम स्टाइल में स्लोमो बनाने के बाद हम पहुँच जाते हैं धनुषकोडी में। यह भारत की मुख्य भूमि का अंतिम छोर है। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के निवास स्थान की ओर, जहां पर इनसे संबंधित स्मृतियों को संजो कर रखा गया है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल हमारी इस यात्रा का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन अचानक यह जगह हमारे यात्रा में शामिल हो जाता है और हम निकल पड़ते हैं भारत के सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के दर्शन के। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी के बदौलत पूरी रात यात्रा करने के बाद फाइनली हम रात को 3 बजे पहुंच जाते हैं तिरुवनंतपुरम के इस हाईटेक बस स्टैंड पर, जो कि केरल के विकसित होने का जीता जागता प्रमाण प्रस्तुत करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद हमें दिखाई पड़ता है तिरुवनंतपुरम का यह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट में स्थित हैं। लॉक रूम में अपना सामान रखने के बाद सवेरे हम निकल पड़ते हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के दर्शन के लिए। रास्ते में हमें दिखाई पड़ता है यह सुंदर सा मंदिर। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें दिखाई पड़ता है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का यह सुंदर सा गोपुरम। इसके बाद लॉक रूम में अपने सभी कपड़े और गैजेट्स रखने के बाद और लुंगी पहनने के बाद हम इस एंट्रेंस से पद्मनाभ स्वामी मंदिर में एंटर करते हैं। दर्शन के बाद हम बाहर निकल जाते हैं और फ्रंट से इस गोपुरम का एक वीडियो क्लिप बना लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाई पड़ते हैं बहुत से लॉटरी के दुकान। ऐसा लगता है कि यहाँ लॉटरी सिस्टम बहुत ही फेमस है। हम निकल पड़ते हैं कन्याकुमारी की ओर और रास्ते में हमें दिखाई पड़ते हैं नारियल के ये खूबसूरत पेड़। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने होटल की छत पर और यहां से विवेकानंद रॉक मेमोरियल का यह सुंदर दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम शाम को पहुंच जाते हैं सनराइज़ पॉइंट पर और 2022 को हम कुछ इस अंदाज में अलविदा कहते हैं, जिसमें हमें पूरे 20 मिनट लग जाते हैं। नेक्स्ट डे सवेरे उठकर हम पहुंच जाते हैं अपने होटल की छत पर सूर्योदय के दर्शन के लिए, लेकिन सूर्योदय दर्शन के इस मंसूबों पर बादलों द्वारा पानी फेर दिया जाता है और हमें सूर्योदय कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के रास्ते में दिखाई पड़ता है मुझे इस प्लास्टिक कचरे का अंबार। सो प्लीज़ गाइस यूज़ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक इन योर लाइफ। देन हम पहुंच जाते हैं जहाज़ रानी में, जिसके थ्रू हमें जाना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर और आप भीड़ को देख सकते हैं। इसके साथ ही हम पहुंच जाते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर, जहां पर यह सुंदर सा विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है और इसके जस्ट सामने बना हुआ है एक मंदिर जिसमें कि कन्याकुमारी के चरण चिन्ह रखे गए हैं।